अभी तक हम अपने इतिहास के अंतर्गत पहला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे लेसन को पढ़ेंगे ताकि बोरिंग ना फील हो, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। अब क्योंकि हमको भी पता है, आपको भी पता है कि हमने सिलेबस के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इतना कम पढ़ेंगे और कम पढ़ेंगे कि पूरा अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ये नहीं कि हम पढ़ तो पूरा ले लेकिन हमको याद कुछ भी नहीं हो रहा है। पढ़ना हमको थोड़ा थोड़ा है और पूरा एक तरफ से हमको याद कर लेना है। इसके अंतर्गत अब हम यूरोप और इटली का निर्माण इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम यूरोप की ही अभी चर्चा कर रहे हैं। यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर राष्ट्रवाद की चर्चा हुई, राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम उसके अंतर्गत बात करेंगे जर्मनी और इटली के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र निर्माता हो सकती है? ऐसा एक व्यंग किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि क्या सेना भी राष्ट्र निर्माता हो सकती है? तो हम इन बिंदुओं के द्वारा समझ लेंगे कि हाँ या नहीं। 1848 के बाद जनतंत्र का क्रांति से अलगाव। हम किस देश की बात कर रहे हैं? जर्मनी की। अब 1848 की बात हो रही है, उस समय जनतंत्र का क्रांति से अलगाव हो गया। यानी आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जनतंत्र यानी क्रांति कौन करता है? जनता, और जनता के सहारे बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं सब लोग मिल करके सरकार के खिलाफ क्रांति करते हैं। लेकिन अब 1848 आते आते जनतंत्र का क्रांति से अलगाव हो गया। अब क्रांति का अलग रास्ता था, जनतंत्र का अलग रास्ता था। अब ये कोई निश्चित नहीं था कि क्रांति जनतंत्र के ही द्वारा होगी या जनतंत्र ही क्रांति को करेगा। अब यहां से ये निकल करके आता है कि मध्यवर्ग राष्ट्रवाद उदारवाद एकीकरण की कोशिश असफल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मध्यवर्ग की। मध्यवर्ग यहाँ पर तेजी से आगे आता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है आपको कि मध्यवर्ग किसी भी राज्य की राजनीति में या राजनीतिक व्यवहार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो यहाँ पर भी मध्यवर्ग और राष्ट्रवाद उदारवाद ये सब एक ही शब्द हैं। इन लोगों ने मिल करके बहुत प्रयास किया देश को, कहां की बात करें? जर्मनी की। जर्मनी को एक सही दिशा देने की, क्योंकि जर्मनी कई खंडों में विभाजित था और सभी लोग चाहते थे कि जर्मनी सभी टुकड़ों को एक करके कोई एक संयुक्त राज्य जर्मनी बने। लेकिन ये प्रयास क्या हुआ? असफल हो गया, एकीकरण नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला बिंदु है प्रसा द्वारा एकीकरण का प्रयास। जर्मनी का ही एक विशाल क्षेत्र प्रसा था। प्रसा यानी कई खंडों में, हमने आपको बताया कि जर्मनी भी कई भागों में बटा हुआ था। प्रसा द्वारा एकीकरण का प्रयास किया गया। और कौन कर रहा था? एक वहां के मंत्री थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनका नाम आप आवश्यक रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनता है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रसा के ही एक मंत्री थे, जिन्होंने मीटिंग करके लोगों के साथ बैठके करके एकीकरण करने का बहुत सारा प्रयास किया। और इस प्रयास के तहत उन्होंने कौन कौन से कार्य किए ये भी हम जानेंगे। बिस्मार्क द्वारा सेना की मदद। बिस्मार्क क्योंकि मंत्री थे तो उन्होंने सेना की मदद ली। क्या काम करने के लिए? एकीकरण करने के लिए, क्योंकि पूरा जर्मनी विखंडित था, उसको एक करने के लिए बिस्मार्क ने सेना की मदद ली। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस पर जीत और सेना की मदद के द्वारा बिस्मार्क ने क्या किया? ऑस्ट्रिया देश और दूसरा डेनमार्क और तीसरा फ्रांस, इन तीनों पर जीत दर्ज कर ली। और जीतने के बाद जर्मनी का प्रसार प्रचार करके एकीकरण करने का जो प्रयास कर रहा था बिस्मार्क, वो अपनी कूटनीति में सफल हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण यहाँ ऑटो वॉन बिस्मार्क कर देता है। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित। यानी 1871 में वर्साय जगह स्थल पर प्रसा के राजा विलियम, नाम याद कर लीजिए, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। कौन सी जर्मनी? कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं, प्रसा और अन्य प्रांतों को मिला करके जो एक जर्मनी बना था, पूरे जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को बना दिया गया।
जो कि प्रसा के कभी राजा हुआ करते थे, वो आज पूरे जर्मनी के राजा बन गए। इस बिंदु से हमको यह भी पता चलता है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रसा का प्रभुत्व कुछ ज्यादा ही था। प्रसा मॉडल ही पूरे जर्मनी के एकीकरण पर हावी रहा। अगला बिंदु है, इसमें मुद्रा, बैंकिंग और आधुनिकीकरण पर जोर, यानी नया राजा बनने के पश्चात इसमें कई सारे नवीनतम बिंदुओं पर ध्यान दिया गया कि बैंकिंग सेक्टर, मुद्रा सेक्टर और आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, इन पर जोर दिया जाने लगा। क्योंकि यूरोप में औद्योगिकरण के साथ साथ तकनीकीकरण का भी प्रचलन शुरू हो गया था, इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता जर्मनी के राजा को और जर्मनी के शासन को होने लगी थी। ये तो था जर्मनी का। अब हम पढ़ते हैं इटली। अभी तक हमने जर्मनी का पढ़ा, अब आप पढ़ते हैं इटली के बारे में, यानी इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली जो क्षेत्र था वो भी कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 7 हिस्सों में बटा हुआ था। अब क्योंकि इटली का भी एकीकरण करना था, इसके लिए भी कुछ न कुछ प्रोसेसिंग हुआ, जिसके तहत उसका निष्कर्ष निकल करके यही आया कि इटली का एकीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे पहला बिंदु, 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में विखंडित या 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके सामने आता है कि इटली एकीकरण के पूर्व कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो 7 प्रांतों में बटा हुआ था। अब जरूरत थी इन 7 प्रांतों को एक करने की, 7 प्रांतों को एक करने की जरूरत थी, इसी को एकीकरण की प्रक्रिया कहा गया। अब जो खंड विभाजित थे, उत्तर, मध्य और दक्षिण, जैसे ये ऊपर का क्षेत्र उत्तर हो गया और ये नीचे का दक्षिण, और ये क्या हो गया मध्य, यानी पूरे 7 प्रांतों पर 3 मंडल कह सकते हैं, मंडलों के हिसाब से शासन चल रहा था, जिसमें उत्तर में हैब्सबर्ग का शासन था, जो ऑस्ट्रिया के प्रशासक थे, ये उत्तरी हिस्से में शासन कर रहे थे, और मध्य में केंद्र में कौन शासन कर रहा था, पोप। उस समय इनका महत्व इटली या पूरे यूरोप में बहुत ही अधिक था, तो केंद्र में पोप शासन कर रहे थे। और हम बात करें दक्षिणी हिस्से की, ये दक्षिणी हिस्से में कौन शासन कर रहा था, बूर्बो राजवंश, जिसके बारे में आपने पूर्ववत पढ़ा है कि बूर्बो राजवंश फ्रांस की राजनीति में भी काफी समय तक सक्रिय था। तो उसी बूर्बो राजवंश की बात करते हैं जो दक्षिणी हिस्से में शासन कर रहा था स्पेन में। अब जूसेपे मैक्सनी, इनका नाम शायद आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि जूसेपे मैक्सनी भी राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए अपने और इटली जैसे देश को एकीकरण करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास करते रहते थे। अब अगले हैं काबूल का आंदोलन। काबूल जैसे नेता भी इटली को एक करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। अगला है जूसेपे गैरिबाल्डी। ये नाम भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपको जानकर इसको याद करना अनिवार्य है कि जूसेपे गैरिबाल्डी कौन था। जूसेपे गैरिबाल्डी ने सैनिक तथा स्वयंसेवकों के द्वारा सिसिलिया पर आक्रमण किया और इटली के एकीकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 2-3 नाम आपको 100% इटली की राजनीति में याद करने अनिवार्य होंगे। अगला बिंदु है 1861 में विक्टर एमैनुएल सेकंड संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया। जैसे कि जर्मनी में संयुक्त जर्मनी में राजा विलियम प्रथम को बनाया गया था, वैसे ही 1861 में, ये वर्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1861 में विक्टर एमैनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा बना दिया गया। यानी इटली जो 7 भागों में बटा हुआ था वो आज एक हो गया था। अब अगला बिंदु देखेंगे 1870 में रोम इटली में शामिल हो गया था। क्या मतलब है, जो रोम क्षेत्र था, रोम प्रांत था, वो इटली में कब शामिल हुआ, 1870 में। यानी इटली का प्रचार होता चला जा रहा था। इस प्रकार हम लोगों ने ये समझा जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ। छोटा सा टॉपिक इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन में भी 19वीं सदी में
राजनीतिक उथल पुथल कैसी चल रही थी उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त वीडियो में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।